हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 47, जिसमें जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्री पुरुषेंद्र कौरव। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता श्री पुरुषेंद्र कौरव है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे। महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होते हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल को झीलों का नगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंदौर में। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 26 आकाशवाणी केंद्र संचालित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फाग गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? पूछा गया आपसे, फाग गायन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बघेलखंड। फाग गायन का संबंध बघेलखंड क्षेत्र से है। फाग गायन में पुरुषों की मुख्य भागीदारी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं तथा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? पूछा गया आपसे, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा सबसे बड़ी धारा है जिसे काली धारा भी कहा जाता है। इसे जापानी धारा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। पूछा गया आपसे, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मगध। मगध राज्य ने युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध की राजधानी राजगृह थी। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 9000 हाथी शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था और इसने अपने भाई दारा की हत्या भी करवाई थी। तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किस शासक ने अपने भाई की हत्या करवाई थी? तो आपका आंसर होगा औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, रक्त स्राव को रोकने के लिए
आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एल्यूमिनियम सल्फेट का। रक्त स्राव को रोकने के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? आपसे पूछा गया है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यह परिवर्तनशील होता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह अस्थायी मेमोरी का उदाहरण होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1853 में। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? पूछा गया आपसे तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अकबर के शासनकाल में। वर्ष 1574 में तुलसीदास ने भगवान श्री राम के जन्म दिन चैत्र नवमी के अवसर पर यह महान हिंदू ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और अकबर का जो शासनकाल है वह 1556 से 1605 तक था। तो अकबर के शासनकाल के दौरान ही तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पूछा गया आपसे डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न हाइड्रोजन बंध। डीएनए का जलरागी स्वरूप विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वस्तु की मांग और आपूर्तियों की शक्तियों का संतुलन के द्वारा वस्तु का बाजार संतुलन किया जाता है तथा संतुलित बाजार की स्थिति में निर्धारित कीमत संतुलित कीमत कहलाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के पेपर देखना है या फिर इन सभी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पूछा गया आपसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में मुंबई में की थी। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो इसके अतिरिक्त यह 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कौन थे? आपसे पूछा गया है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया है उसके सदस्य कहां से निर्वाचित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। जिस संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया है उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इसे भी आपको याद रखना है 389। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? पूछा गया आपसे पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रेट के रूप में। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3
और नाइट्रोजन का जो परमाणु होता है वह द्विपरमाणविक होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं दिए गए सभी स्मारकों में सबसे पुरानी है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा महाराष्ट्र में कराया गया था। इनका निर्माण दूसरी सदी से छठी सदी के दौरान कराया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद भारत में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रदेश थे? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 1956 में राज्य पुनर्गठन करने के बाद भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबद्ध मामला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ताप गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? पूछा आपसे प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लुईस पास्चर ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर को आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, 4 ऑप्शन दिए गए आपको और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाने की घटना को बताया गया है। तो आपको बताना है इनमें से किस घटना में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से होते हुए कम सघन माध्यम में जैसे कांच से वायु या जल से वायु में गति करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विपरीत हो रहा है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, काठी नर्तकों की वेशभूषा को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे जो काठी नर्तक होते हैं उनकी वेशभूषा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाना। काठी नर्तकों की वेशभूषा को बाना कहा जाता है। इनका वाद्य यंत्र ढाक कहलाता है। यह देव प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होकर महाशिवरात्रि के समय समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पूछा गया आपसे राई किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बुंदेलखंड। राई बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राई की विराम स्थिति को स्वांग कहते हैं। इस नृत्य को राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं, जिसका संबंध राधा और कृष्ण से बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। केन नदी को इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह उद्यान पन्ना एवं छतरपुर जिलों में विस्तृत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास लेता है? पूछा गया आपसे इनमें से किसमें रक्त नहीं होता है फिर भी वह सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है। हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। इसमें प्रजनन क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है
इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिम्बी पौधों में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया सिम्बी पौधे अर्थात दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। धान को प्रभावित करने वाला खेरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। पूछा गया आपसे धान की फसल को प्रभावित करने वाला खेरा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, जिंक की कमी से। धान को प्रभावित करने वाला खेरा रोग जिंक की कमी से होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। कुमार संभवम किसकी रचना है। पूछा गया आपसे कुमार संभवम किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कालिदास की। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। इसके अतिरिक्त कालिदास की और रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्विज है गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। पूछा गया आपसे गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।